बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। कैरियर कोचिंग पिछले कुछ सालों से ऑफ़ कोर्स बहुत मकबूल होती चली जा रही है और वक्त की ज़रूरत भी है कि हम अपनी जो नई जनरेशन है उसकी कैरियर के हवाले से उनको कोच करें। और कोचिंग का एक बहुत बड़ा एलिमेंट जो है वो हमारी जो प्रोफ़ेशनल लाइफ है उसके अंदर शामिल रहता है, हमेशा से रहता है। हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है पाकिस्तान में और इस इलाके में ज़रा थोड़ी सी देर से आती है, लेकिन आ जाती है। और जब आती है तो फिर हम उसको ऑफ़ कोर्स बहुत अच्छे तरीके से एम्ब्रेस करते हैं और उसको अपनी ज़िंदगियों का, अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं। कैरियर कोचिंग ऑफ़ कोर्स एक ना सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि अभी यंग ग्रेजुएट हैं और अपना कैरियर स्टार्ट करने वाले हैं, सिर्फ उनके लिए ज़रूरी है, बल्कि जो ऑलरेडी प्रोफेशनल लाइफ में हैं और अकम्पलिश्ड हो चुके हुए हैं मुख्तलिफ अपने प्रोफेशंस में, उनको भी कैरियर कोचिंग की ज़रूरत होती है। बिकॉज़ बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अपने कैरियर में वो स्टक हो जाते हैं और कोई ना कोई ऐसा एडवाइज़र उनको अगर उनको अवेलेबल हो तो वो बेहतर तरीके से उनको गाइड कर सकता है कि आगे क्या करना है उन्होंने। आज का ये जो प्रोग्राम है ये हम एचआर के जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए कर रहे हैं, जो कि कैरियर कोचिंग अपनी ऑर्गेनाइजेशन में शुरू करना चाहते हैं और उसको अपने जो जूनियर स्टाफ है और सीनियर स्टाफ है उनके लिए अवेलेबल करना चाहते हैं। कैरियर कोचिंग एक बहुत सारी एचआर की जैसे बहुत सारी स्किल्स होती हैं, उसमें कैरियर कोचिंग भी एक स्किल है, एक कॉम्पिटेंसी है जो कि एचआर के लोगों को आनी चाहिए। जो आज का प्रोग्राम है इसमें हम कैरियर कोचिंग के हवाले से कुछ नहीं कर रहे, कोचिंग नहीं कर रहे कैरियर की आपकी, बल्कि हम उन कॉम्पिटेंसीज़ को एक्सप्लेन करेंगे जो कि एचआर के प्रोफेशनल्स के अंदर होनी चाहिए, ताकि वो अपना कैरियर कोचिंग का जो सेगमेंट है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में या अपने कैरियर में उसको बेहतर तरीके से चला सकें। तो इसके 3 हम एरियाज़ कवर करेंगे। एक तो प्रोफिशिएंसी लेवल, दूसरा इसका नॉलेज लेवल और तीसरा एबिलिटीज़ लेवल। यानी प्रोफिशिएंसी किस चीज़ में होनी चाहिए, नॉलेज कहाँ पे होनी चाहिए और एबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए जो एचआर के प्रोफेशनल्स हैं उनके अंदर। और ये जो प्रोग्राम है इसका जो सोर्स है वो स्किल फ्यूचर सिंगापुर एक वेबसाइट है, वहाँ से आप भी देख सकते हैं, और CIPD के रिसोर्सेज को भी इस्तेमाल किया गया है। सो हम सबसे पहले प्रोफिशिएंसी के हवाले से बात करेंगे। प्रोफिशिएंसी में 3 लेवल्स हैं और जब मैं 3 लेवल्स की बात करूंगा इन तीनों एरियाज़ में, प्रोफिशिएंसी, नॉलेज और एबिलिटीज़ में, तो लेवल 1 से मेरी मुराद ये होगी कि वो एचआर के लोग जो कि असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे हैं या डिप्टी मैनेजर लेवल पे हैं। लेवल 2 से मुराद मैनेजर एचआर होंगे, सीनियर मैनेजर एचआर होंगे, और लेवल 3 से मुराद जो हेड ऑफ़ एचआर हैं या CHRO हैं या डायरेक्टर एचआर हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैनेजर एचआर ही सबसे बड़ी पोजीशन है एचआर के डिपार्टमेंट में, तो वो लेवल 3 उसके ऊपर अप्लाई होगा। तो ये इस तरह से आपने देखना है कि कौन से लेवल पे, कौन सी डेजिग्नेशन पे कौन सा लेवल का इतलाक़ होता है और उस लेवल पे प्रोफिशिएंसी लेवल क्या चाहिए, नॉलेज क्या चाहिए और एबिलिटीज़ क्या चाहिए। तो लेवल 1 जो है उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कैरियर कोचिंग प्रोग्राम्स। तो जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैरियर कोचिंग प्रोग्राम चल रहे होते हैं, ये जो लेवल है यहाँ पे आप इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। अब आप इसको भी जहन में रखें साथ में कि अगर डायरेक्टर एचआर ही इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है तो वो फिर लेवल 1 पे है इस कॉम्पिटेंसी के अंदर। लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आइडियली अगर आप देखें तो असिस्टेंट मैनेजर का काम है या डिप्टी मैनेजर का काम है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लेवल 2 पे क्या करेगा, डेवलपमेंट ऑफ कैरियर कोचिंग प्रोग्राम्स। तो लेवल 1 है जहाँ पे एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। लेवल 2 वो है, ये एक हायर लेवल की स्किल है, कॉम्पिटेंसी है, जहाँ पे वो डेवलप भी कर रहा है। ये सिर्फ डायरेक्टर एचआर का या मैनेजर एचआर का काम नहीं है। अगर असिस्टेंट मैनेजर एचआर भी या डिप्टी मैनेजर एचआर भी उस लेवल की अपनी कॉम्पिटेंसी शो करता है तो वो ज़रूर करे इसको। और ये एक बड़ी अच्छी गाइडलाइन है फॉर ऑल द एचआर प्रोफेशनल्स के वो अगर किस लेवल पे वो क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट अगर वो कर रहे हैं कैरियर कोचिंग प्रोग्राम की, तो वो ऑफ कोर्स ज़्यादा बड़ा लेवल है। और जो तीसरे लेवल पे जो हाईएस्ट लेवल है ऑफ प्रोफिशिएंसी, वो क्या है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कैरियर कोचिंग फिलॉसफी एंड स्ट्रेटजी। तो वो जो ओवरऑल फिलॉसफी है कैरियर कोचिंग की कि होती क्या है कैरियर कोचिंग, ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह कस्टमाइज़ हो सकती है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कितनी ज़रूरी है, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कैरियर कोचिंग शामिल होगी एज अ
प्रोसेस, तो वो किस तरह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय टर्नओवर को रिड्यूस कर सकती है, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकती है और लोगों की इंगेजमेंट को ज़्यादा बेहतर कर सकती है, विच इन टर्न विल रिफ्लेक्ट इनटू द ओवरऑल बिजनेस सिनारियो ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो वो जो कैरियर कोचिंग का एक स्टफ़ है जो कि हम अक्सर औकात ऑर्गेनाइजेशन से बाहर देखते हैं कि हमें कोई कोच मिल जाए, ये एचआर के जो लोगों का काम है कि वो अपने लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें अपने लोगों के लिए और उनके लिए खुद कोच बन जाएं। और ये एचआर के लोगों के पास इस तरह का मटेरियल होता है, इस तरह की ट्रेनिंग होती है उनकी, और इस तरह के उनके पास रिसोर्सेज होते हैं कि वो ये तमाम काम खुद कर सकें, बजाय इसके कि वो किसी आउटसाइड कंसल्टेंट को देखें या आउटसाइड कोच को देखें। सो ये वो खुद बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। हाँ, कभी कभी अगर किसी एक्सटर्नल कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़े उनको या एक्सटर्नल कोच की ज़रूरत पड़े तो वो भी इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन ऑफ कोर्स वो एक्सपेंसिव होता है, तो वो आपको गाहे बगाहे कभी कभी गाहे बगाहे तो नहीं, लेकिन बहुत कम इस्तेमाल कर लेना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर चूँकि आप खुद इनटू दी ऑर्गेनाइजेशन में आप खुद मौजूद होते हैं, तो उस चीज़ को आपको खुद ही इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी कॉम्पिटेंसी को बढ़ाना चाहिए। सो ये 3 प्रोफिशेंसी के लेवल हैं। जो नॉलेज के लेवल हैं वो भी 3 हैं कि क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए हर एक लेवल के अंदर। सो लेवल 1 में जो चीज़ें पता होनी चाहिए वो गाइडलाइंस हैं कैरियर प्रोग्रेशन की, इसके बारे में पता होना चाहिए। रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट कैरियर प्लानिंग और कैरियर कोचिंग, जो रिसोर्सेज चाहिए उनके बारे में पता होना चाहिए। मार्केट ट्रेंड्स का पता होना चाहिए एंड डेवलपमेंट्स रिलेटेड टू कैरियर कोचिंग टूल्स एंड प्रोसेसेस, कि दुनिया में मार्केट ट्रेंड्स क्या कर रहे हैं, कैसे चल रही हैं, कैरियर कोचिंग के अंदर क्या क्या नई चीज़ें आ चुकी हुई हैं, इसका इल्म होना ज़रूरी है। मॉडल्स, मेथड्स, टूल्स रिलेटेड टू एम्प्लॉय असेसमेंट, कि जो आपको कैरियर कोचिंग में बहुत हेल्प करती है वो चीज़, वो एम्प्लॉयज़ की असेसमेंट है कि अब वो किस लेवल पे हैं और फ्यूचर में किस लेवल पे हो सकते हैं। तो वो जो असेसमेंट के टूल्स जो हैं उसका भी पता होना चाहिए। परफॉर्मेंस रिकॉर्ड एम्प्लॉइज़ का, वो अगर पास हो तो कैरियर कोचिंग बहुत अच्छे लेवल पे जा सकती है। ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स फ्रेमवर्क रिलेटेड टू कॉम्पिटेंसीज, और वो जो ऑर्गेनाइजेशन का आपका जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एचआर का जो फ्रेमवर्क है रिगार्डिंग कॉम्पिटेंसी एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, उसके साथ आपकी कैरियर कोचिंग किस तरह से अलाइन होती है, कोरिलेट करती है। ठीक है, तो ये आपका पहला लेवल है ऑफ द नॉलेज, जो कि लेवल 1 पे होनी चाहिए। लेवल 2 क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज एंड ऑब्जेक्टिव्स को इसके साथ अलाइन होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटजीज़ हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या वो कैरियर आपके जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी जब आप कैरियर कोचिंग करेंगे तो क्या उनके साथ वो अलाइन होते हैं कि नहीं होते। फॉर एग्जांपल, अगर एक इंडिविजुअल है वो बहुत फास्ट ट्रैक पे है लेकिन और उसकी हर साल ग्रोथ हो रही है, लेकिन अब एक ऐसी जगह आ गई है जहाँ पे उससे आगे वो जा ही नहीं सकता या उससे आगे उसके लिए कोई पोजीशन अवेलेबल नहीं है, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज़ और ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशन क्या चाह रही है आगे और आप किस तरह से उसको अलाइन कर सकते हैं कैरियर कोचिंग के साथ। मार्केट ट्रेंड्स किस तरह से इम्पैक्ट कर रहे हैं, जो पहला लेवल है उसमें मार्केट ट्रेंड्स का पता होना ज़रूरी है। दूसरे लेवल में उस मार्केट ट्रेंड को किस तरह से वो इम्पैक्ट कर रहा है आपके कैरियर डेवलपमेंट के प्रोसेसेस को। कंपोनेंट्स ऑफ कैरियर डेवलपमेंट टूल किट्स, जो कैरियर डेवलपमेंट टूल किट्स आपने लेवल 1 में बनाए, वहाँ पे आप यहाँ पे आपने वो चुनना है कि कौन से कंपोनेंट्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मुनासिब हो सकते हैं। और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, जो कि बहुत आजकल इम्पॉर्टेंट है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में कैसे लगा सकते हैं कि आप एम्प्लॉइज़ की ग्रोथ देखें, उनकी परफॉर्मेंस देखें, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस देखें, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपका टोटल एचआर है उनकी परफॉर्मेंस देखें, हायरार्किकल लेवल देखें, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखें, एंड देन यू विल बी एबल टू डू अ गुड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, एंड देन यू विल बी able to do a good coaching for your staff. And then legal and ethical considerations, जो ethical considerations जो हैं वो बड़ी ज़रूरी होती हैं HR के हर प्रोग्राम के अंदर, HR के हर इनिशिएटिव के अंदर। और लीगल स्टैंडिंग भी, कि आप लीगली क्या ऐसा कर सकते हैं, किसी को कितनी जल्दी प्रमोट कर सकते हैं, किसको कितनी जल्दी एक पोजीशन पर रख सकते हैं, कितनी देर तक एक पोजीशन पर रख सकते हैं। आई मीन वट एवर थिंग यू एडवाइज, डज दिस हैव एनी लीगल बैकिंग ऑल्सो और नॉट। सो ये भी आपको लेवल 2 पे आना चाहिए। और लेवल 3 ऑफ कोर्स जो सीनियर मोस्ट लेवल है उसके अंदर चंद चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि एलिमेंट्स ऑफ कैरियर फिलोसफी, कैरियर की टोटल फिलोसफी क्या है। जब आप
डायरेक्टर HR हैं या CHRO हैं, तो आपके पास लोग मैच्योरिटी के हिसाब से आते हैं कि आप मैच्योर हैं, तो आप उनको ज़्यादा बेहतर कैरियर फ़िलॉसफी के बारे में बता सकेंगे। और आपको कैरियर फ़िलॉसफी का पता होना चाहिए कि कैरियर चलता कैसे है। बहुत मशहूर एक चीज़ है मैस्लो की हायरार्की, वो उनके कैरियर पे किस तरह अप्लाई करती है। अगर वो इंजीनियर हैं तो उनको आगे क्या क्या पढ़ लेना चाहिए, अगर वो MBA हैं तो आगे क्या क्या पढ़, अगर अकाउंट्स में हैं तो क्या क्या उनका कैरियर किस तरह से आगे डेवलप कर सकता है, कैसे आगे वो अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। एंड दे शुड ऑल्सो नो द इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस इन कैरियर कोचिंग विच इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कि किस तरह से इंडस्ट्री में कैरियर कोचिंग की इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, तो ये लेवल 3 पे पता होना चाहिए। और जो आखिरी चीज़ है वो है एबिलिटीज़, क्या क्या एबिलिटीज़ या इसको आप स्किल्स कह लें या कॉम्पिटेंसी कह लें, उसके भी 3 लेवल हैं कि आपको जब कैरियर कोचिंग आप कर रहे हैं तो उसके अंदर एबिलिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए। लेवल 1 पे आपकी जो एबिलिटी है दैट शुड बी इंगेजिंग स्टेक होल्डर्स टू आइडेंटिफाई इश्यूज़ रिलेटेड टू कैरियर। जो स्टेक होल्डर्स हैं जिनके लिए आप कैरियर कोचिंग करें, उनको इंगेज करना आपको आना चाहिए, उनको बीच में शामिल करना आना चाहिए, उनका बाय इन होना चाहिए। कम्युनिकेट कैरियर कोचिंग टूल्स टू लाइन मैनेजर्स। अच्छा, इस लेवल पे उन लाइन मैनेजर्स को भी, सिर्फ HR का रोल नहीं है ये, वो जो लाइन मैनेजर हैं डायरेक्टली जो उसके अंडर कोई इंडिविजुअल काम कर रहा है जिसको कैरियर कोचिंग की ज़रूरत है, उस लाइन मैनेजर को भी पता होना चाहिए कि उसने कैरियर कोचिंग अपने स्टाफ की, ऐसे हर कोई हर वक्त HR के पास नहीं आ सकता, ना ही आना चाहिए। HR के जो लोग हैं उनका ये काम है, उनकी अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि वो उन लोगों को जो कि डायरेक्टली लोगों को लीड कर रहे हैं उनको भी कोच कर सकें, उनको कम्युनिकेट कर सकेंगे किस तरह से कैरियर कोचिंग कर। टूल्स कौन कौन से हैं हमारे पास। Assess employee skill and expertise against required competencies. Identify appropriate career development options. आपके पास आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि आपके पास कैरियर कोचिंग की कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कैरियर डेवलपमेंट की कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं लोगों के पास। सपोर्ट एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कैरियर डेवलपमेंट प्लान्स, जो कि मैनेजमेंट ने कैरियर डेवलपमेंट प्लान बनाया हुआ है उसको सपोर्ट करें इम्प्लीमेंट करने में। वेरीफाई दैट द प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द कैरियर कोचिंग रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड। सो इसके साथ साथ ये भी बड़ा ज़रूरी है कि उन लोगों के जिनको आप कैरियर कोचिंग करें, वो अक्सर कैरियर कोचिंग के दौरान लोग अगर आप पे एतबार करते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें बताएंगे आपको जो कि उनके लिए कॉन्फिडेंशियल हैं, जो कि हो सकता है कि वो किसी और को ना बताना चाहें, उस और कैरियर के हिसाब से वो चाह रहे हैं कि वो कहाँ कहाँ जाए, तो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी रखना भी आपका काम है। एनालाइज डाटा रिलेटेड टू द कॉस्ट एंड इफेक्टिवनेस ऑफ कैरियर कोचिंग प्रोग्राम। और जो आप कैरियर कोचिंग का प्रोग्राम कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसकी कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये लेवल 1 है। लेवल 2 क्या कहता है कि डेवलप कैरियर कोचिंग प्रोग्राम्स एंड टूल किट्स। डेवलपमेंट पे आ जाते हैं। लेवल 1 में इम्प्लीमेंटेशन का पता होना चाहिए, उसकी स्किल होनी चाहिए आपको। लेवल 2 में डेवलपमेंट ऑफ द कैरियर प्लान, उसका पता होना चाहिए। अलाइन कैरियर कोचिंग प्रोग्राम्स टू द ऑर्गेनाइजेशंस प्लान एंड ऑब्जेक्टिव्स। इक्विप लाइन मैनेजर्स एंड, अब पहली में आपने उनको कम्युनिकेट किया सिर्फ लाइन मैनेजर्स को, यहाँ पे उनको इक्विप भी कर रहे हैं, उनको ट्रेन भी कर रहे हैं कि हाउ टू डू द कैरियर कोचिंग और उनके टूल किट्स क्या क्या हैं ऑर्गेनाइजेशन में। कंडक्ट डिफिकल्ट कन्वर्सेशंस वेयर नेसेसरी एज पार्ट ऑफ द प्रोवाइडिंग कैरियर फील्ड। तो बाज़ औक़ात आपको बुरे फीडबैक भी देने पड़ते हैं कि कोई लोग डेवलप नहीं हो रहे हैं या उनका ख़त्म होने वाला कैरियर, तो उनको इस किस्म का फीडबैक दे सकें। एवेलुएट कॉस्ट एंड इफेक्टिवनेस ऑफ कैरियर कोचिंग प्रोग्राम्स। आइडेंटिफाई पोटेंशियल इंप्रूवमेंट्स एंड एनहांसमेंट ऑफ द कैरियर कोचिंग प्रोग्राम। और ये भी आइडेंटिफाई करें कि आपका जो कैरियर कोचिंग प्रोग्राम अगर इस साल इंस्टीट्यूट हुआ है तो अगले 5 सालों तक यही ना चलता रहे, तो उसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट लेके आनी है वो भी HR के लोगों का काम है कि उसके अंदर वक्त के साथ साथ, जैसे हमने पिछली नॉलेज एरिया में देखा कि उसके ट्रेंड्स का पता होना चाहिए कि अब कैरियर कोचिंग कहाँ चल रही है। जो आज से 15 साल पहले अगर IT का बहुत बूम था या MBAs का बहुत बूम था, तो अब शायद उतना नहीं रहा। अब लोग क्या कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, मैं अक्सर यंग ग्रेजुएट्स को देता हूँ कि जब आप यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर आपको कोई ना कोई टेक्निकल स्किल्स को चूज़ करना चाहिए। MBAs बहुत हो गए। MBA एक ऐसी नॉलेज है या BBA एक ऐसी नॉलेज है जो कि आप प्रोफेशनल लाइफ गुजारते हुए भी इस्तेमाल ले सकते हैं, यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकते हैं और कर सकते हैं, और तभी करनी चाहिए और ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि सीनियर लेवल पे जाने के लिए आपको बिज़नेस की नॉलेज होना बड़ा, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन जूनियर लेवल पे आपको कोई टेक्निकल स्किल्स की बड़ी ज़रूरत होती है। तो इस किस्म की चीज़ें HR के लोगों को पता होनी चाहिए कि जो लोग अब
کیریئر ان کا سٹال ہو گیا ہے، مزید آگے نہیں بڑھ رہا، تو ان کو وہ کون سی ایجوکیشن کی طرف گائیڈ کریں، کون سی سرٹیفیکیشن کی طرف گائیڈ کریں تاکہ ان کا کیریئر آگے بہتر ہو سکے اور مزید پھلے پھولے۔ جو تیسرا لیول ہے ابیلٹیز کا، جو ہائیسٹ لیول ہے، اس میں کیا پتہ ہونا چاہیے، ابیلٹیز کیا ہونی چاہیے کہ ڈٹرمن دا کیریئر کوچنگ فلسفی، یہاں پہ ڈٹرمن کر دینا ہے آرگنائزیشن کی کیریئر فلسفی کو، ٹھیک ہے، کہ آپ نے جب آپ سینئر ایچ آر کے بندے ہیں، ہیڈ آف ایچ آر ہیں آرگنائزیشن کے اندر، تو آپ نے ڈٹرمن کرنی، آپ نے بتانی ہے کہ یہ کیریئر کوچنگ فلسفی ہے ہماری آرگنائزیشن کی۔ اسٹیبلش اسٹریٹجیز فار کیریئر کوچنگ، ڈائریکٹ ڈیولپمنٹ آف کیریئر کوچنگ پروگرامس کو ڈیولپ خود کرنا ہے۔ بہت سارے سینئر ایچ آر کے لوگ یہ ڈیولپ کرتے ہیں آرگنائزیشن کے اندر کہ وہ خود سے اپنا کسٹمائزڈ پروگرام بناتے ہیں کیریئر کوچنگ کا آرگنائزیشن کے اندر، تاکہ فریم ورک اویلیبل ہو آرگنائزیشن میں کہ اگر آج انڈیویجول یہاں پہ ہیں تو آج سے 2 سال بعد کہاں ہوں گے، 5 سال بعد کہاں ہوں گے، اور اگر جانا چاہیں تو وہ ان کے لیے کیا کیا اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں، ان کو کیا کیا سبجیکٹس لینے چاہیے، کیا کیا سکلز حاصل کرنی چاہیے، کیا کیا ٹاپکس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ ہمارا جو کمرشل کا ہیڈ ہے اس کو کیا کیا علم ہونا چاہیے، اگر آج کوئی جونیئر لیول پہ ہے تو اگر وہ کمرشل ہیڈ بننا چاہتا ہے یا پروڈکشن کا ہیڈ بننا چاہتا ہے یا اکاؤنٹس کا ہیڈ بننا چاہتا ہے تو اس کو کیا کیا پتہ ہونا چاہیے، تو اس نے یہ ساری چیزیں ڈیولپ کرنی ہیں۔ چارٹ کیریئر کوچنگ پلانس فار سینئر اسٹیک ہولڈرز، تو جو سینئر اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے لیے بھی چارٹ کرنا ہے۔ اگر کمرشل کا ہیڈ ہے اور وہ اب اور آگے کوئی جگہ نہیں ہے اس کی، تو اس کے بارے میں بھی اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے اس کا چارٹ کس طرح سے ڈیولپ کرنا ہے کہ ہاؤ دیٹ ہیڈ آف کمرشل اور ہیڈ آف پروڈکشن اور ہیڈ آف فائنانس is going to improve his career profile within that organization while having the knowledge that there is no further position for him in his department. So how he can improve. انہانس کیریئر کوچنگ پروگرامس، کیریئر کوچنگ پروگرامس کو مزید انہانس کیا جا سکے آرگنائزیشن۔ تو یہ اٹ واز اے کوئک پریزنٹیشن آن دی ناٹ آن دا کیریئر کوچنگ بٹ آن دی کمپیٹنسی لیولز جو کہ آرگنائزیشن کے اندر ایچ آر کے لوگوں کے پاس ہونی چاہیے، سو دیٹ دے کین انسٹیٹیوٹ اے بیٹر کیریئر کوچنگ پروگرام ود ان دی آرگنائزیشن۔ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو، کوئی چیز ہو، تو ابھی آپ کے سامنے ہمارے فیس بک، لنکڈ ان اور ہماری ویب سائٹ اور ای میل آ جائے گی، یو کین شیئر یور فیڈ بیک۔ بہت شکریہ۔